सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि आज का ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा ही जानदार होने वाला है, इसीलिए अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख लिया तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला एपिसोड। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शिहाओ अपने भाई की जगह उस इमोर्टल टर्टल शेल के बैटलफील्ड में उतर जाता है, जहां पर वो अपने थंडर एम्परर के आर्मर को भी एक्टिवेट कर लेता है और फिर इसके बाद वो फॉरेन रियलम के सभी यंगर जनरेशन के सुप्रीम कल्टीवेटर्स के बीच में स्लॉटर मचाने के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में ये मेंटिस सेंटिपीड क्रिएचर जो था वो यहाँ पर शिहाओ के ऊपर एक घातक हमला कर देता है, लेकिन इधर अपना शिहाओ बहुत ही कूल वे में सिर्फ अपने हाथ के इशारे से डिवाइन थंडर का एक ऐसा जबरदस्त स्ट्राइक उस पे दे मारता है कि सब कुछ ठंडा सा पड़ जाता है। जहां पर अपने साथी के अटैक को इस तरह से बेअसर होता हुआ देखकर वो सिल्वर बालों वाली लड़की उस क्रिएचर से कहने लगती है, टांगवू, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम्हें उस पर दया आ रही है? अब यहाँ पर उसकी ये बातें सुनकर इसकी सटक जाती है और वो अपने मन में सोचता है कि भाई लिटरली मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर वार किया था, लेकिन इससे उसे एक खरोंच तक नहीं आई। अब ये सोचकर वो शिहाओ पर दोबारा से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ में, और उस लड़की से कहता है कि मैं तो बस इस कीड़े को आजमा रहा था और वैसे भी इसके जैसा एक चिरकुट मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अब ये बोलकर वो शिहाओ से जाकर भिड़ जाता है, जहां पर वो अपना सारा गुस्सा शिहाओ पर निकाल रहा था, जिससे यहाँ पर काफी तगड़ा सा इम्पैक्ट रिलीज हो रहा था। मगर तभी हम देखते हैं कि उस क्रिएचर का जो हाथ वो एक ही झटके में कटकर रह जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर दर्द के मारे फड़फड़ाने लग जाता है। तभी यहाँ पर हम शिहाओ को देखते हैं जो कि प्योर डोमिनेंस के साथ उसके सामने खड़ा था, जहां पर उसके हाथ में उसकी थंडर स्वॉर्ड मौजूद थी, जिसने कि अपने उन्हीं गोल्डन वाइन्स का यूज किया था। इवन कि उसने अपनी बॉडी एज ए सीड की पावर्स का भी यूज किया था। जहां पर हम देखते हैं कि शिहाओ अपनी तलवार उसी डायरेक्शन में तान रखी थी जहां पर वो क्रिएचर खड़ा था। इसी बीच उस क्रिएचर को भी अपनी औकात का पता लग चुका था, इसी वजह से वो यहाँ पर से 9-2-11 होने की सोचता है। मगर शिहाओ उसे इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकता था? वो बिना एक पल गवाए टेलीपोर्टे होकर बिल्कुल ठीक उसके पीछे जाके अपीयर होता है। अब ये देखकर वो मेंटिस सेंटिपीड क्रिएचर पूरी तरीके से हैरान हो चुका था, जहां पर हम देखते हैं कि शिहाओ उसे पकड़ने के लिए अपने उन्हीं गोल्डन वाइन्स का यूज करता है, जो कि यहाँ चारों तरफ फैलने लगती है और उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शिहाओ के वो गोल्डन वाइन्स उसके हाथ और पैर समेत उसके गर्दन को भी जाकर जकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। अब ये देखकर वो मेंटिस डीमन फड़फड़ाने लगा है, जहां पर अब इसे भी समझ आ चुका था कि असल में खौफ होती क्या चीज है। और फिर हम देखते हैं कि शिहाओ गॉडेस लियू की ट्री वाइन्स की मदद से अपने शिकार को अपनी ओर खींचता है, जिसके चलते उस डीमन की बॉडी के जो फ्लेश और बोन्स थी वो भी फटने लगती है। अब ये देखकर पर्पल सन मोनार्क का जो जूनियर था उसे अपनी आंखों में एक आशा की किरण नजर आती है, और इसके साथ ही ग्रेट एल्डर भी शिहाओ को देखकर कहने लगते हैं कि हुआंग, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही जीतोगे, तुम्हें इन सबको इनकी असली औकात दिखा देनी है कि ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हम शिहाओ को देखते हैं जिसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट नजर आ रहा था, जहां पर वो उस मैंटिस डीमन से कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असल में मौत क्या होती है। अब ये बोलकर शिहाओ उस डीमन के बॉडी को एक ही झटके में चीर फाड़ के रख देता है। अब ऐसा नजारा देखकर फॉरेन रियलम के जितने भी लोग थे उनको अपनी आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा था कि तांगवू, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसी डीमन का नाम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके रियलम के सुप्रीम एल्डर्स जो थे वो भी कहने लगते हैं कि उसकी बॉडी एक इंडिस्ट्रक्टिबल गोल्डन बॉडी थी, मगर इस लड़के ने न सिर्फ उसे डिस्ट्रॉय किया बल्कि उसे अपने नंगे हाथों से एक सिंगल मूव में ही टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। जहां पर हमें उसी मैंटिस डीमन को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। मगर तभी वो यहाँ पर अपने अनडाइंग एंसेस्टर के ब्लड की पावर्स का इस्तेमाल करता है और उस ब्लड ड्रॉप को सीधा अपने मुंह में डाल लेता है, जिसके चलते उसकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय होने से तो बच जाती है, लेकिन उसकी जो अनडाइंग गोल्डन बॉडी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। जहां पर हम देखते हैं कि वो डीमन शिहाओ से कहने लगता है कि तुमने मेरी डाओ बॉडी को पूरी तरह से डैमेज करके रख दिया, जिसे कि मैंने काफी ज्यादा मशक्कत करने के बाद हासिल किया था, इसीलिए अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये बोलकर वो यहाँ पर अपनी सारी पावर्स को रिलीज करता है। अब यहाँ पर उसकी बकवास को सुनकर शिहाओ कहने लगा है कि अगर तुम्हारे ये आखिरी वर्ड्स खत्म हो गए हो तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये बोलकर शिहाओ इमीडिएटली वहां पर से टेलीपोर्ट होकर सीधा उसके सामने जाकर अपीयर होता है और अपना एक कड़ाकेदार मुक्का सीधा उसके थोबड़े पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो सीधा जमीन पर जाके ढंस जाता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि शिहाओ यहाँ पर भी नहीं रुकता। वो लाइटनिंग की स्पीडी के साथ अपनी कमाल की थंडर पावर्स का इस्तेमाल करता है और हर एक स्पिन में शिहाओ उसके ऊपर अपनी उसी थंडर स्वॉर्ड से मल्टीपल अटैक्स कर चुका था। जहां पर हम देखते हैं शिहाओ अपनी फ्लैश स्टेप टेक्निक का यूज करके उस पर एक के बाद एक धड़ाधड़ अटैक्स किए जा रहा था, जहां पर वो भी इस बात को मानने से इनकार नहीं कर पाता कि शिहाओ की जो काबिलियत है वो उन दिखावटी सो कोल्ड जीनियसेस से बिल्कुल अलग है। इसी के साथ शिहाओ उसको मार पीट कर ऊपर की तरफ फेंक देता है। तभी वहां पर वो मैंटिस डीमन कहता है कि ये बंदा बिल्कुल हमारे वर्ल्ड के उन्हीं टॉप लेवल के पावर हाउसेस की तरह है, जिन्होंने की ब्लडी
स्टडी पाथ को अपनाया था। इस दौरान हम देखते हैं कि शी हाओ बिजली की स्पीडी से उसके पास पहुंच जाता है और अपने पैर में डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को गैदर करते हुए फ्लैश स्टेप के सेकेंडरी लेवल इल्यूजनरी स्टेप का यूज करता है और एक जोरदार किक सीधा उसके खोपड़ी पर जड़ देता है। और भाई ये एक ही किक अटैक इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था कि लिटरली उसके खोपड़ी के चीथड़े उड़ जाते हैं। और इसी के साथ इस मैंटिस डीमन का खेल खत्म हो जाता है, जो देखकर फॉरेन रेस के जितने भी कल्टिवेटर्स थे उनका जो एक्सप्रेशन वो बिल्कुल ही देखने लायक था। जहां पर अब शी हाओ अपने मरे हुए साथियों की जो लाशें थी वो उनके दोस्तों और उनके ट्राइब के लोगों को दे देता है, जिसके बाद वो पीछे की तरफ पलटते हुए फॉरेन रेस के बाकी के सुप्रीम कल्टिवेटर्स से कहने लगता है कि अब अगला कौन मुझसे लड़ने के लिए आएगा। अब यहाँ पर ये इमोर्टल टॉर्टस शेल जो था ये फॉरेन रेस के एक दूसरे कल्टिवेटर गोल्डन माउंटेन गोट नाम के डीमन के पास जाता है और उसे नेक्स्ट बैटल के लिए चुनता है और इसका भी पावर लेवल वॉइड डाओ रियलम पर था। इसी दौरान उनके रियलम का वो सुप्रीम एल्डर शी हाओ को देखकर उससे कहता है वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हें दम तो कूट कूट कर भरा पड़ा है, लेकिन तुम इस बार लकी थे जो जीत गए। चलो फिर ठीक है, तुम जीते, इसीलिए अगर तुम चाहो तो तुम इस मैच से विथड्रॉ कर सकते हो। मगर तभी शी हाओ चिल्लाते हुए कहता है कि चुपचाप उसे भेजो वरना मैं खुद वहां पर आकर उसे मार डालूंगा। अब ये बोलकर शी हाओ यहाँ पर अपनी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट को एक्टिवेट करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ये जो गोल्डन माउंटेन गोट था वो उसके सामने आ जाता है और मैदान में आते साथ ही अपनी ट्रू पावर को रिलीज करता है, जहां पर वो अपनी एक प्राइमोडियल टेक्निक एंशिएंट डिमोनिक वॉल से सीधा शी हाओ पर हमला कर देता है, जहां पर वो डिमोनिक वॉल काफी ज्यादा मैसिव लग रही थी। अब यहाँ पर उस अटैक को देखकर ग्रेट एल्डर बताते हैं कि ये बहुत ही यूनिक टेक्निक है जो कि एंशिएंट टाइम से फॉरेन रेस से चली आ रही है और इस टेक्निक की खासियत ये है कि इसके थ्रू जितने ज्यादा लोग मारे जाते हैं ये टेक्निक उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती चली जाती है और उतनी ही ज्यादा इसके इनहेरिटेंस की पावर भी बढ़ती जाएगी। इसी दौरान शी हाओ उसके अटैक को काउंटर करने के लिए अपना प्रीसियस आर्ट 6 डाओ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को एक्टिवेट करता है और जबकि इधर ग्रेट एल्डर शी हाओ की चिंता करते हुए उससे कहते हैं कि मेरे बच्चे इस टेक्निक का सामना करते समय तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। मगर तभी हम देखते हैं कि शी हाओ यहाँ पर न सिर्फ उसके अटैक को बल्कि उस गोट डीमन को भी अपने सिर्फ एक ही ब्लो से धराशायी करके रख देता है। इनफैक्ट वो उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके साथ ही अपना शी हाओ 10 किंग्स में से एक और के एग्जिस्टेंस को मिटा देता है और इसके बाद वो अगले सुप्रीम जीनियस को चुनौती देता है, जहां पर हम देखते हैं कि इस बार वो इमोर्टल टर्टल शेल फॉरेन रेस से जान फेंग नाम के वॉरियर को चूज करता है। और भाई इस बंदे का जो बैकग्राउंड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये बंदा फॉरेन रियलम के एक एम्परर लेवल की फैमिली से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर वो बंदा शी हाओ को ताना मारते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी ताकत वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन अफसोस कि अब तुम्हारा सामना मुझसे हो गया है, यानी कि अब तुम्हारी ये जो 2 कौड़ी की जिंदगी है वो यहीं पर खत्म होने वाली है। अब ये बोलकर वो शी हाओ के सामने आ जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए खुद को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है, जहां पर हमें बताया जाता है कि असल में इस बंदे का नाम जानफेंग है जो कि अनलन क्लैन का डिसेंडेंट है और ये अनलन क्लैन फॉरेन रियलम में एक एम्परर लेवल की फैमिली में आता है क्योंकि इसका एंसेस्टर जो कि अनलन ही है वो एक इमोर्टल किंग लेवल का कल्टिवेटर है और ये बंदा उसके ब्लड लाइन की 25% की पावर्स को या कह लो कि ये उसके ट्रू ब्लड लाइन्स की जो पावर्स है उसे पोजेस करता है। अब यहाँ पर उसकी ये बकवास की बातें सुनकर शी हाओ उससे कहने लगता है कि क्या वाकई में तुम्हारा ये अनलन क्लैन इतना ज्यादा पावरफुल है? वैसे ये सब छोड़ो और ये बताओ तुम्हें लड़ना तो आता है ना, या फिर तुमने बस बातों में ही महारत हासिल कर रखी है? इसी दौरान वो बंदा आसमान से अपने क्लैन की एक अल्ट्रा डिवाइन वेपन को समन करता है और उसे सीधा शी हाओ की तरफ थ्रो कर देता है जो कि एक स्पीयर जैसी दिख रही थी, जहां पर हम देखते हैं कि इस वेपन को देखकर ग्रेट एल्डर भी थोड़ा बहुत घबराने लगते हैं और कहते हैं कि यकीन नहीं होता कि वो महान हस्ती अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पर ग्रेट एल्डर को चिंतित देखकर शी हाओ का छोटा भाई उनसे पूछने लगता है कि आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं, जिस पर ग्रेट एल्डर आसमान की तरफ दिखते हुए बताते हैं कि मैं उस मिस्टीरियस पर्सन की बात कर रहा हूँ जो कि फॉरेन रियलम में एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस है। इसी दौरान यहाँ पर हमें स्काई में उसी मिस्टीरियस से पर्सन का फिगर दिखाया जाता है जो कि बादलों के बीच में घिरा हुआ था, जहां पर ग्रेट एल्डर उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में आगे बताते हैं कि अगर कोई पर्सन उसका सिर्फ सरनेम या ट्रू नेम ही पुकारा दे तो उसकी वेपन सोल का एक छोटा सा हिस्सा रियलिटी में मैनिफेस्ट हो सकता है। इनफैक्ट उसकी ब्लड लाइन ही इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसे हैंडल कर पाना उसके खुद के क्लैन के लोगों के लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन इसके बावजूद भी अगर जान फेंक ऐसी ब्लड लाइन को पोजेस कर पा रहा है तो सोचो वो कितना ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शी हाओ जैसे ही उस डिवाइन वेपन की तरफ में देखता है तो उसे ये वेपन काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी, जहां पर तभी उसे याद आता है कि इसी टाइप के एक और स्पीयर से लिटिल एंट किंग के फादर को जान से मार दिया गया था। अब जैसे ही शी हाओ के ये याद आता है तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में उस बंदे से कहता है कि भले ही तुम्हारे पास उसकी ब्लड लाइन का सिर्फ एक वाटर ब्लड एसेंस मौजूद है, मगर एक वाटर ब्लड लाइन की बात ही छोड़ो, क्योंकि अगर मेरे सामने वो इंसान खुद ही आ जाए तो मैं उसे भी बिना किसी हेजिटेशन के मार दूंगा। अब शी हाओ की बातों को सुनकर वो जो बंदा था जान फेंक वो कहने लगा है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनलन क्लैन के बारे में इतनी बकवास करने की? तुमने
आखिर हमें समझ के क्या रखा है। अब जबकि तुमने ऐसा कर ही दिया है तो अब इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अब ये बोलकर वो अपने अटैक को प्रिपेयर करता है, मगर तभी शिहाओ उससे कहता है कि आखिर तुम एक ही नाम को कितनी बार बोलोगे, मैं एक बार में ही सुन सकता हूँ। और वैसे एक बात बताऊं, तुम ये बार बार अनलन अनलन का नारा क्यों लगा रहे हो, जबकि तुम्हारा तो सरनेम भी अनलन नहीं है, तो फिर आखिर तुम किस बात पर इतना अकड़ रहे हो। अब यहाँ पर शिहाओ उसे बहुत ही बुरी तरह से रोस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से उस बंदे को गुस्सा आ जाता है। जहाँ पर वो एंसेस्ट्रल ओरिजिन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए 10,000 हार्ट पियर्सिंग स्ट्राइक नाम की एक टेक्निक से सीधा शिहाओ पर अटैक कर देता है, मगर शिहाओ को यहाँ पर उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता और अगले ही पल वो अपने दोनों हाथों से डिवाइन थंडर की पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसे मर्ज करके एक सर्कल को बनाता है और उससे एक शानदार स्ट्राइक सीधा उसके अटैक पर दे मारता है, जिससे उस बंदे का वो 10,000 स्पीयर अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ऐसा नजारा देखकर जान फेंक के भी होश उड़ जाते हैं और फिर तभी शिहाओ उसे दोबारा से रोस्ट करते हुए कहने लगता है कि तो क्या यही है तुम्हारे उस अनलन की ट्रू ब्लड की पावर, इसी के दम पर तुम इतना उछल रहे थे। अगर यहाँ कोई प्योर ब्लड लाइन वाला अनलन क्लैन का मेंबर होता ना तो शायद वो मुझे थोड़ी देर के लिए एंटरटेन कर पाता, लेकिन तुमने तो यार मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। अब ये सुनकर यहाँ पर जान फेंक को गुस्सा आता है और वो शिहाओ पे क्लोज कॉम्बैट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये दोनों हाथापाई पर उतर आते हैं। इसी बीच जान फेंक शिहाओ से कहने लगता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, इसीलिए आज यहाँ पर तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, जो बोलकर वो अपना मुक्का लेकर आगे बढ़ जाता है। अब ये सारी बातें सुनकर शिहाओ की भी सटक जाती है, जिसके बाद फिर शिहाओ उससे कहने लगता है कि एक ऐसा बंदा जो कि दूसरों के नाम के आगे घुटने टेकता है और उसके नाम के नारे लगाता है, वो आखिर कहाँ का योद्धा। अब ये बोलकर शिहाओ भी अपना एक जोरदार मुक्का उसके मुक्के से जाके टकरा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है। और फिर तभी शिहाओ आगे उससे कहता है कि अगर तुम वाकई में एक अच्छे योद्धा होते तो उसके नाम का सहारा लेने के बजाय तुम खुद उसके जितना ताकतवर बनकर दिखाते। अब इतना बोलकर शिहाओ उसके हाथ के फ्लैश और उसकी हड्डी को भी तोड़ देता है। इनफैक्ट उस बंदे का वो पूरा हाथ ही फटकर रह जाता है और वो उड़ता हुआ दूर चला जाता है। लेकिन तभी जान फेंक किसी तरह अपने हाथ को ठीक करता है और अपने एंसेस्टर के वेपन को वहां पर समन करता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जहां पर हम देखते हैं कि जान फेंक उस स्पीयर को अपने हाथ में थामे लेता है और आगे शिहाओ से कहता है कि मेरे एंसेस्टर ने इसी स्पीयर से तुम्हारे रियलम के ना जाने कितने इमोर्टल्स का स्लॉटर किया था और आज मैं भी वही काम करने जा रहा हूं और इसकी शुरुआत आज मैं तुमसे करूंगा। अब ये बोलकर वो उस स्पीयर से सीधा शिहाओ पर अटैक कर देता है, जबकि इधर शिहाओ बिना किसी चिंता के बस उसे एक बार घूर के देखता है और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि शिहाओ उसके अल्ट्रा डिवाइन वेपन बस अपने 2 उंगली की मदद से रोक चुका था और उसी पल वो यहाँ अपनी एक प्रीसियस स्क्रिप्चर का यूज करता है, जिसे हेवन मेंडिंग स्क्रिप्चर कहते हैं। अब शिहाओ जैसे ही उस स्क्रिप्चर को एक्टिवेट करता है तो ठीक उसी समय पर शिहाओ के पीछे उसका एक अलग ही लेवल का गॉड बॉडी अपीयर होता है, जो कि उस डिवाइन वेपन को बस अपने प्रेशर से ही होल्ड करे रहता है। अब इस नजारे को देखकर लिटिल एंट किंग समझ जाता है कि ये तो अनडाइंग स्क्रिप्चर है। अब इसी दौरान वो जो जान फेंकता वो अपनी ब्रूटल फोर्स का यूज करता है ताकि उसका वेपन शिहाओ को भेद सके, जहां पर अब हमें शिहाओ को दिखाया जाता है जिसके फेस पर अनडाइंग पैटर्न भी बन चुके थे। इसी दौरान शिहाओ अपना एक जोरदार मुक्का सीधा उसके वेपन पर दे मारता है, जिससे न सिर्फ वो वेपन डिस्ट्रॉय होता है बल्कि जान फेंक का जो दूसरा हाथ था वो भी फट जाता है। और भाई लिटरली शिहाओ इसको संभलने तक का मौका भी नहीं देता और तुरंत वो अपना एक कड़ाकेदार कुनपिंग मुक्का सीधा लाके इसके थोबड़े पर जड़ देता है। लेकिन शिहाओ का इससे भी मन नहीं भरता, जहां पर वो अपना प्रचंड प्रहार करके उसको अधमरा कर देता है, जिससे वो बंदा अपने रियल लायन वाले फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद अब शिहाओ उसका किस्सा खत्म करने के लिए अपने हाथ से सिर्फ एक ही इशारा करता है और उसके सिर्फ एक ही इशारे से इस लायन बीस्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये था शिहाओ का तीसरा किंग स्लेन डोमिनेंस, जिसे देखकर लिटिल एंट किंग भी शिहाओ की तारीफ करता है। अब यहाँ पर अपने रियलम के एक पीयरलेस जीनियस की ऐसी हालत को देखकर फॉरेन रेस के बाकी के जो सुप्रीम जीनियसेस थे उनकी रूह भी कांप जाती है। जहां पर हम शिहाओ को देखते हैं जो कि अपने इमोर्टल फर्नेस को निकालकर सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। अब ये देखकर वो मोटा लड़का और रैबिट गर्ल समझ जाती है कि अब शिहाओ का इरादा क्या है, जहां पर शिहाओ उनसे कहने लगता है कि हमें बहुत समय हो गया कि हमने कुछ खाया नहीं है, इसीलिए फटाफट से मेरे लिए इसके मीट और कुछ सब्जियों को काट कर दो ताकि मैं खाना बना सकूं। अब ये सुनकर मोटा लड़का और रैबिट गर्ल उसकी मदद करने लगती है, जहां पर मोटा लड़का अपने नाइफ से उस बीस्ट के टुकड़े करना शुरू कर देता है और इधर वो रैबिट गर्ल उन टुकड़ों पर मसाले डालने का काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ फॉरेन रियलम के जो लोग थे इनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जितने भी लोग थे वो भी दंग रह जाते हैं और एक साथ कहते हैं कि क्या ये सच में हमारे सामने इसे पकाने वाला है। और इस वजह से इन लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मोटे लड़के और रैबिट गर्ल का काम खत्म होता है और अब आगे का जो काम था उसे खुद शिहाओ करना शुरू कर देता है, जहां पर वो अपने हाथ के इशारे से उन मीट के टुकड़ों को और उस लायन बीस्ट के सिर को भी उसके अंदर डाल देता है और अब इसके बाद शिहाओ उसे पकाना शुरू कर देता है। उसी बीच फॉरेन रियलम से ये गोल्डन
डीमन बर्ड जो थी वो भी यहाँ पे कहने लगती है कि ये हमारे साथी को हमारे सामने ही पका रहा है। आखिर इसकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि ऐसा करने की कोशिश करें। अब उसके इतना कहते ही हम देखते हैं शीहाओ उस बीस्ट का जो डिश बना रहा था वो बनकर रेडी हो जाता है, जिसे शीहाओ 9 हेवन और 10 अर्थ के सभी लोगों पर बांट देता है और सभी से कहने लगता है कि दोस्तों, खून का बदला खून से लिया जा चुका है, इसीलिए अब हर कोई इसे खाएगा। इसे खाओ, इसे पियो, ताकि जिन लोगों को हमने खोया है उनकी आत्मा को शांति मिले। अब शीहाओ की ये बातें सुनकर सभी लोग उसके बनाए गए पकवान को खाकर एंजॉय करने लगते हैं। इसी दौरान शीहाओ आगे कहता है कि मेरे दोस्तों, मेरी ये जो डिश है इसका नाम है अनलन क्लैन के डिसेंडेंट का पकवान, और मुझे ये भी बताओ कि क्या तुम्हें इसका स्वाद पसंद आया, क्या तुम लोगों को और चाहिए? जिस पर 9 हेवन और 10 अर्थ के जितने भी लोग थे वो सभी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, हमें और चाहिए, और ये बहुत लजीज भी है। जहां पर हम देखते हैं कि अब शीहाओ भी पीछे नहीं रहता है और लगे हाथ वो भी अपने बनाए गए पकवान के सूप को पीता है और हवा में फ्लोट करते हुए कहने लगता है कि अब बस तुम लोग देखते जाओ कि आगे आगे मैं तुम लोगों को क्या क्या खिलाता हूँ, क्योंकि ये तो बस एक शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। जिसके बाद शीहाओ फॉरेन रियलम के जो बाकी के सुप्रीम जीनियस थे उनसे कहता है कि चलो अब तुम लोग भी आ जाओ, मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को मारकर एक बेहतरीन टॉनिक सूप बनाने वाला हूँ। अब ये सब कहने के बाद शीहाओ अगले सुप्रीम जीनियस को मैदान में बुलाता है, जहां पर हम देखते हैं कि अब शीहाओ का सामना फॉरेन डोमेन के एक फायर रोग डीमन किंग से होता है, जो कि यहाँ पर आते ही सबसे पहले अपनी डिमोनिक बॉडी को समन करता है और बिना एक पल गवाए वो अपने मुक्के से शीहाओ पर अटैक करता है। मगर शीहाओ ना सिर्फ उसके अटैक को डोज करता है, इनफैक्ट वो उसको अपने सिर्फ एक ही मुक्के से मौत के घाट उतार देता है। और ये था शीहाओ का चौथा किंग स्लेन डोमिनेंस, जहां पर हम देखते हैं कि शीहाओ उसे भी पकाकर अपने सभी दोस्तों को खिला देता है। जिसके बाद शीहाओ फॉरेन रियलम के अगले सुप्रीम जीनियस को बुलाता है, जो कि 2 जुड़वा भाई थे, मगर ये दोनों भी शीहाओ के सामने नहीं टिक पाते और मारे जाते हैं। और ये था शीहाओ का 5वां किंग स्लेन डोमिनेंस, जहां पर शीहाओ इसे भी पकाकर अपने दोस्तों को खिला देता है और इस बार इनके साथ में प्रिंसेस गर्ल भी शामिल थी। इसी दौरान शीहाओ फॉरेन रेस के एक और सुप्रीम जीनियस का काम तमाम कर देता है और ये था शीहाओ का 6वां किंग स्लेन डोमिनेंस, और इसका भी वही हाल होता है जो बाकियों का हुआ था। शीहाओ इसे भी पकाकर इसके सूप को पी जाता है, जहां पर फिर शीहाओ कहता है कि अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं, इसलिए जल्दी आओ और मर जाओ ताकि इस मौत के खेल को खत्म किया जाए। इसी दौरान हम देखते हैं कि फॉरेन रियलम का एक डीमन शीहाओ से कहता है कि तुम्हारा ये जो रियलम है ये हर बार हमसे हारता आया, भले ही इस बार इस रियलम में तुम्हारे जैसा एक मॉन्स्टर पैदा हो गया है, लेकिन इससे भी कुछ बदलने वाला नहीं है। हेवन अब भी हमारे साथ में है, इसीलिए तुम हमें कभी भी असली लड़ाई में नहीं हरा सकते। जिस पर शीहाओ उससे कहता है कि कौन किसे हराएगा वो बाद में देखा जाएगा, अभी के लिए तो मैं अकेला ही तुम सबके लिए काफी हूँ, और रही बात असली लड़ाई की तो शुक्र मनाओ अभी बैरियर ओपन नहीं हुआ, वरना मैं खुद वहां जाकर अपने एक हाथ से ही तुम सभी को मसल के रख देता। अब ये बात सुनकर वो स्नेक यक्सा शीहाओ से कहता है कि तुम लोग तो काफी ज्यादा क्रूएल निकले, आखिर तुम लोग किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अब इस पर शीहाओ की सटक जाती है और वो उससे कहता है कि क्या क्रूएल, वो भी हम? तो आखिर तुम लोग क्या हो? तुम तो हमारे रियलम के लोगों को कीड़े मकोड़े जैसा भी नहीं समझते। अभी कुछ देर पहले तुम लोग हमारे रियलम के लोगों को मार रहे थे, काट रहे थे, फाड़ रहे थे, वो भी सिर्फ कुछ इमोर्टल सीड्स के लिए, और जब तुम लोगों की बारी आई तो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं क्रूल हूँ। हाँ? अब ये बोलकर शीहाओ अपनी बॉडी से थंडर पावर्स को रिलीज करता है, जो कि चारों ओर फैल जाती है। जिसके बाद शीहाओ आगे कहता है कि अब अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज मैं खून का बदला खून तुमसे लेकर रहूंगा। अब इतना बोलकर शीहाओ थंडर एलिमेंट वाला कड़ाकेदार मुक्का सीधा उस स्नेक डीमन के छाती पर धर देता है, जिसके ब्रूटल फोर्स से उस डीमन का हार्ट भी फट जाता है, जिससे उसकी दुनिया तक हिल जाती है। मगर शीहाओ का इससे भी मन नहीं भरता और वो उस स्नेक डीमन को मार मार के फाड़ डालता है। और उसे मार लेने के बाद जब शीहाओ उस डीमन बर्ड को घूर कर देखता है तो वो लड़की डर के मारे भागने लगती है, लेकिन शीहाओ पलक झपकते ही उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर वो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अब वो क्या करे। जहां पर वो शीहाओ से कहती है कि इंसानी बच्चे, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो, हमारी रियलम तुम्हें दौलत, शोहरत, सुंदर लड़कियां सब कुछ दे सकती है, इनफैक्ट हम तुम्हें इमोर्टैलिटी के पार पर जाने का राज भी बताएंगे। जिस पर शीहाओ उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस काबिल हो कि मेरे सामने ऐसी बातें कर सको, क्योंकि मेरी नजरों में तुम पहले से ही एक मरे हुए परिंदे हो। लेकिन इधर वो लड़की ये सब सुनने के बावजूद भी शीहाओ को लालच देने की कोशिश करती है और उससे बोलती है कि तुमसे मजाक नहीं कर रही, तुम्हारे रियलम का जो फ्यूचर है वो वही है जो कि पहले था, वो कभी नहीं बदलने वाला, और मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी सी मदद ही कर रही हूँ। अगर यकीन नहीं होता तो तुम अपने ही रियलम के इस इंसान को देख सकते हो, इसके एंसेस्टर ने अपने कुछ डिसेंडेंट्स को इसी रियलम पर छोड़ दिया था, जिन्हें तुम लोग गद्दार कहते हो। अब ये सुनकर शीहाओ कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने स्टोन क्लैन के इनहेरिटेंस के जरिए वो सारी निशानियां देखी हैं, उन लोगों ने कोई भी जुर्म नहीं किया था। जिस पर वो लड़की अब चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती और उसे यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। मगर तभी हम देखते हैं शीहाओ उसे अपनी थंडर एलिमेंट की पावर से पकड़ लेता है, जो देखकर वो डीमन बर्ड अपने उसी डिमोनिक बर्ड साउंड वेव से शीहाओ के सोल पर हमला करती है। लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता, जिस पर वो डीमन बर्ड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जहां पर शीहाओ उससे कहता है कि तुम जरूरत से कुछ ज्यादा ही बोलती हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें जहन्नुम में भेजने वाला हूँ। अब ये बोलकर शीहाओ अपनी
थंडर एलिमेंट की पावर से उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। जहां पर हम देखते हैं कि लू क्लैन के वो जो एल्डर थे जिन्होंने लू होंग को पकड़ा हुआ था, वो यहाँ पर शी हाओ का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि शी हाओ ने इस डीमन बर्ड को मारकर लू होंग का बदला लिया है। इसी दौरान हम प्रिंसेस गर्ल को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। इसी दौरान शी हाओ उस बंदे को देखता है जिसने फॉरेन रियलम के लोगों का साथ दिया था, जहां पर फिर शी हाओ उससे कहता है कि जैसा कि अभी अभी उसने कहा कि तुम्हारे एंसेस्टर इसी 9 हेवन और 10 अर्थ से बिलोंग करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने हमें धोखा दिया और हमसे गद्दारी कर दी, है ना? जिस पर वो बंदा उल्टा शी हाओ को अपनी अकड़ दिखाते हुए उससे कहता है कि हाँ, तो इसमें गलत क्या है? कम से कम उन्हें इतना तो पता था कि कब उन्हें लड़ना है और कब किसके सामने झुकना है। अब ये बोलकर वो यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और शी हाओ से भिड़ने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर उसकी ये बात शी हाओ को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ उसे भी बिना किसी दया के फाड़ फूड़ कर रख देता है और उसे मार देने के बाद शी हाओ कहता है कि हमारे रियलम में एक गद्दार के लिए कोई भी जगह नहीं है। और ये था शी हाओ का नोवा किंग स्लेन डोमिनेंस। इसी के साथ शी हाओ गुस्से के साथ पलटता है और कहता है कि बताओ अब अगला कौन है? जहां पर अब फॉरेन रियलम से सिर्फ एक ही सुप्रीम जीनियस थी जो कि ये सिल्वर बालों वाली लड़की है और अब ये इमोर्टल टर्टल शेल भी इसी को चुनता है नेक्स्ट बैटल के लिए। मगर तभी यहाँ पर एक मिस्टीरियस सा पर्सन आ जाता है जो कि बिल्कुल हे वू शुआंग की तरह ही दिख रहा था और ये है उसी हे वू शुआंग्स का डायरेक्ट डिसेंडेंट, वो भी प्योर ब्लड लाइन वाला। इसके आने मात्र से ही यहाँ का पूरा माहौल ही बदल कर रह जाता है। इसी दौरान नेदरवर्ल्ड के जितने भी बचे कुचे लोग थे वो सभी लोग उसे लॉर्ड कहकर रिस्पेक्ट दे रहे थे और उसे ये लड़की भी लॉर्ड कह रही थी। इसी बीच हम देखते हैं कि इस बंदे के पीछे हे वू शुआंग का फिगर भी अपीयर होता है। अब इसे देखकर लिटिल एंट किंग का तो खून खौल उठा है और वो उसे मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ जाता है, मगर तभी शी हाओ उसे बीच में ही रोक लेता है, जिसके बाद शी हाओ अपने मन में कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये बंदा रियलम के बैरियर को ऐसे कैसे क्रॉस करके यहाँ पर आ सकता है? जहाँ पर अब हमें इस बंदे का नाम हे जीमिंग बताया जाता है। इसी के साथ हम हे जीमिंग के पीछे उसके डिवाइन वेपन को देखते हैं जो एक्स जैसा दिख रहा था, जिसके ऑरा को शी हाओ भी नोटिस कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो सिल्वर बालों वाली लड़की उस पर्सन से कहती है कि सीनियर प्लीज हमारे लिए इस मॉन्स्टर को खत्म कर दीजिए, जिस पर हे जीमिंग शी हाओ की तारीफ करते हुए उससे कहता है कि तुम अब तक में 9 मुकाबले ऑलरेडी जीत चुके हो, पर अफसोस की बात है तुम्हारा खेल अब खत्म होता है। अब ये बोलकर वो पर्सन अपने उसी जेड बोतल से हे वू शुआंग के हाफ ड्रॉप ब्लड को उसी सिल्वर बालों वाली लड़की के बॉडी में डाल देता है, जिससे यहाँ पर उसकी पावर्स काफी ज्यादा एनहांस हो जाती है और इसी के साथ उसके पीछे हे वू शुआंग का स्पिरिचुअल फॉर्म भी समन हो गया था, जिसे देखकर शी हाओ कहता है कि ये अब पहली वाली लड़की नहीं रही क्योंकि अब इसके अंदर हे वू शुआंग का इम्प्रिंट आ चुका है। इसी बीच हे जीमिंग कहता है कि भले ही मेरे क्लैन के एंसेस्टर यहाँ पर खुद नहीं आ सकते, लेकिन उनके ट्रू ब्लड के सिर्फ एक बूंद खून ही उसके ग्लोरियस टाइम के पीक फॉर्म को यहाँ पर क्रिएट कर सकती है। अब ये बात सुनकर लिटिल एंट किंग उससे कहता है कि अगर तुम हे वू शुआंग नहीं हो तो तुम आखिर हो कौन? जिस पर वो पर्सन बताने लगता है कि हमारे एंसेस्टर हे वू शुआंग एक इमॉर्टल बीइंग बन चुके हैं और अब उनका नाम ही एक टैबू बन चुका है, और रही बात मेरी तो मेरा नाम हे जीमिंग है। जिसके बाद वो उस लड़की को शी हाओ से फाइट करने कहता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो लड़की वू शुआंग के ब्लड ड्रॉप की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शी हाओ पर एनिहिलेशन बीम से अटैक करती है, लेकिन शी हाओ एक शील्ड बनाकर उसे रोक लेता है। अब ये देखकर वो लड़की अपनी पावर्स से उस एक्स वेपन को अपनी तरफ खींचकर उसे पकड़ लेती है और उसे घुमाकर सीधा उससे शी हाओ पर अटैक कर देती है। अब ये देखकर शी हाओ यहाँ पर जोर जोर से हंसता है और उससे कहता है कि अब आएगा ना लड़ने में मजा, और अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी अपनी एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालूं। जहां पर हम देखते हैं कि शी हाओ भी अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड को निकालते हुए उसकी तरफ चला देता है, जहां पर इन दोनों के अटैक्स जैसे ही आपस में कोलाइड करते हैं तो यहाँ पर एक धमाका होता है और उसी बीच शी हाओ अपनी एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, इमोर्टल स्वॉर्ड को पकड़ता है, मगर तभी उससे पहले ही वो लड़की शी हाओ पर अपने वेपन से अटैक कर देती है, जिसके स्लैशिंग अटैक से टकराते ही शी हाओ बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर हे जीमिंग कहता है कि तो क्या तुमने अब देख ली कि हमारे रियलम की जो फाउंडेशन की ताकत है वो कितनी ज्यादा भयंकर है? भले ही तुम जितना मर्जी ताकतवर बन जाओ, लेकिन तुम कभी भी फेट को नहीं बदल सकते। जहां पर हम देख रहे हैं कि शी हाओ दोबारा से उस लड़की पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और ये दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। अगर इस लड़की को वो ब्लड ड्रॉप न दिया गया होता तो ये शी हाओ के सामने कुछ भी नहीं थी। इसी दौरान ये जो लड़की थी जो कि अब बिल्कुल ही हे वू शुआंग के फॉर्म में लगभग ट्रांसफॉर्म हो गई थी, उसका हर एक मूवमेंट, हर एक अटैक देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शुआंग खुद यहाँ पर आकर शी हाओ से फाइट कर रहा है। लेकिन शी हाओ भी कम नहीं था, वो न सिर्फ उसके अटैक को डोज कर पा रहा था बल्कि वो उसे टक्कर भी दे रहा था। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक इमोर्टल बीइंग का जो हाफ ब्लड ड्रॉप होता है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल की पावर्स को पोजेस करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन इस बार इनके वेपन से निकला हुआ इम्पैक्ट दोनों को दूर धकेल देता है, जो देखकर हे जीमिंग कहता है कि चलो अब इस खेल को खत्म करते हैं। अब ये बोलकर वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है, जिसे देखकर वो लड़की भी अपने एक्स वेपन को हवा में ऊपर उठाती है और अपना फाइनल
फाइनल अटैक सीधा शीहाओ की तरफ में चला देती है, जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। जहां पर अब अपना शीहाओ भी अनडाइंग स्क्रिप्चर की पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपनी पूरी ताकत से सीधा जाके उस वेपन से जा टकराता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि इससे कॉस्मोस भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और उसी बीच ग्रेट एल्डर प्रिंसेस गर्ल शीहाओ के भाई को भी उसकी चिंता होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शीहाओ इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर के ऑब्जर्वेशन ऑफ डाओ लॉज को फुली एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से शीहाओ एक बार फिर से अपने हीरोइक स्पिरिट निर्वाणा रियलम वाले फॉर्म में आ जाता है और फिर शीहाओ अपने हाथों से उस वेपन को तोड़ देता है और अपनी 6 डाओ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक और अपनी एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड से उस लड़की पर अटैक करके सबसे पहले उस ब्लड ड्रॉप को ठिकाने लगाता है और इसके बाद वो उस लड़की को भी मार देता है। और ये था शीहाओ का 10वां किंग स्लेन डोमिनेंस, जहां पर वो कहने लगता है कि फाइनली 10 कंप्लीट टॉनिक सूप अब रेडी है। अब ये बोलकर वो अपनी एक नजर हे जीमिंग तरफ में देखता है, जहां पर हे जीमिंग भी उसी की तरफ में देख रहा था, जहां पर वो क्लियरली समझ चुका था कि शीहाओ की जो कैपेबिलिटी है वो बाकी सबसे कितनी ज्यादा स्पेशल है और उसे लाइटली लेना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो उसे एक नॉर्मल ऑपोनेंट की तरह ट्रीट नहीं कर रहा था। इस सीन में हम देखते हैं कि शीहाओ अभी भी हे जीमिंग के सामने खड़ा हुआ था और दोनों एक दूसरे को इंटेंसली घूर रहे थे, जैसे नेक्स्ट मूव डिसाइड हो रहा हो। तभी हम देखते हैं कि शीहाओ उस सिल्वर बालों वाली लड़की को मारकर उसके अंदर से उस ब्लड ड्रॉप को बाहर निकाल लेता है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है हे वू शुआंग के हाफ ड्रॉप इमोर्टल ब्लड की, जो उस लड़की के अंदर था और जिसे निकालकर यूज किया गया इसी ब्लड की पावर की वजह से। नेदरवर्ल्ड के सारे डीमंस यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड और रेस्टलेस हो रहे थे, क्योंकि उन्हें इस ब्लड से ह्यूज बेनिफिट मिल सकता था। उस मोमेंट पर शीहाओ उस ब्लड को अपने हाथ में ले लेता है और हे जीमिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि क्या हे वू शुआंग का ब्लड सिर्फ इतनी ही पावर दिखा सकता है। यहाँ पर शीहाओ क्लियरली टॉन्ट कर रहा हो और बोलता है कि जिस हे वू शुआंग को मैं जानता हूं वो इतना वीक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक नॉर्मल जगह पर फाइट नहीं कर रहे थे, बल्कि एक अलग ही जगह में बैटल चल रही थी इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों को पता था कि अगर वो रियल वर्ल्ड में फुल पावर से टकरा गए तो मैसिव डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसी रीजन से इन दोनों ने एक आइसोलेटेड स्पेस चूज किया था जहां पर वो फ्रीली अपनी स्ट्रेंथ यूज कर सके। फिर हम देखते हैं कि हे जीमिंग और शीहाओ दोनों एक साथ अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हैं और एक दूसरे पर डेडली अटैक्स कर देते हैं, जहां पर हे जीमिंग इमोर्टल स्क्रिप्चर की पावर यूज करता है, जो ऑब्वियसली उसे हेवू शुआंग से मिली होती है। बस फर्क इतना है कि उसके पास जो इमोर्टल स्क्रिप्चर है वो कंप्लीट नहीं, बल्कि इनकम्प्लीट इमोर्टल स्क्रिप्चर का सिर्फ एक छोटा सा फ्रैगमेंट है। वहीं दूसरी तरफ शीहाओ अपनी जो पावर रिलीज करता है वो अपनी कुनपेंग टेक्निक के थ्रू करता है, जो उसकी टॉप टियर एबिलिटीज में से एक है। इसी मोमेंट पर हे जीमिंग को कुछ अजीब सा फील होता है और वो सडनली बोलता है कि लगता है वो लोग आ गए हैं। जैसे ही वो इतना कहता है, तुरंत आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से एक वॉरियर बाहर निकल कर आता है, जो बहुत बुरी कंडीशन में हमें नजर आ रहा था, जैसे कि वो ऑलमोस्ट मरने वाला हो। जहां पर हमें पता चलता है कि ये वॉरियर 3000 प्रोविंसेस से आया है और उसे देखकर लगता है कि वो बड़ी मुश्किल से यहां पर तक पहुंच पाया है। इसी बीच वो ग्रेट एल्डर को अर्जेंटली बताता है कि वो ध्यान से उसकी बात सुने, क्योंकि 3000 प्रोविंसेस का जो पहला बैरियर था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो ये भी बताता है कि सील्ड सिटी भी मैनिफेस्ट नहीं हुई है, जिसका मतलब है कि डिफेंस सिस्टम टोटली फेल हो गया है और अब बॉर्डर एक्सट्रीम डेंजर में है। इतना कहने के बाद अगले ही पल वो वॉरियर लड़खड़ा जाता है और वो पूरी तरह नथिंगनेस में डिसॉल्व हो जाता है, मतलब उसकी लाइफ वहीं खत्म हो जाती है। इसी वक्त हम शीहाओ को देखते हैं, जो क्लियरली टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है। रीजन ये होता है कि उसके फैमिली मेंबर्स अभी भी 3000 प्रोविंसेस में ही मौजूद होते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर को भी टेंशन हो जाती है और वो बोलते हैं कि ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट गेटवे था, जिसके थ्रू 9 हेवन और 10 अर्थ के बीच आना जाना होता था और अब वही कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि एनिमी का असली प्लान यही था कि वो लोग यहाँ पर फाइट क्रिएट करके सबको बिजी रखें, ताकि हमारा उस बॉर्डर से कनेक्शन पूरी तरह से कट हो जाए और हम वहां पर किसी भी तरह की हेल्प न भेज पाए। इसी बात को समझकर शीहाओ भी काफी ज्यादा वरीड हो जाता है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली अभी भी 3000 प्रोविंसेस में ही रहती है और वो अपने मन में सोचता है कि सच में हम लोग कितने बड़े बेवकूफ बन गए। हमें दुश्मनों की जो चाल है उसके बारे में भनक तक नहीं लगी। तभी ग्रेट एल्डर बताते हैं कि इस वक्त इमोर्टल रैपिंग क्लॉथ और 10 रियलम डायग्राम दोनों ही यहीं उनके पास मौजूद है, जिससे ये और भी क्लियर हो जाता है कि ये सब एनिमी की पहले से सोची समझी साजिश थी। इसी मोमेंट पर हे जीमिंग जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि फाइनली उनकी एक प्लानिंग कामयाब हो ही गई, जहां पर उन लोगों से कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम लोगों को ये न्यूज सुनाने के लिए आया था। फिर वो जाते हुए कहता है कि अब वो वक्त आ गया है जब हम बॉर्डर्स क्रॉस करके फाइनली इस रियलम में एंटर करेंगे और यहाँ आते ही हम लोग कत्लेआम मचाना शुरू कर देंगे। बस थोड़ा इंतजार करो और देखते जाओ कि कैसे हम लोग तुम सबको मौत के घाट उतारते हैं। अब इतना बोलकर वो शीहाओ से भी कहता है कि अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। अब इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी शीहाओ उसे चैलेंज करता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो जो भी करना है वो अभी करके दिखाओ, फिर देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। जिस पर हे जिमिंग बस एक हल्की सी स्माइल करता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है।
हैं, जहाँ पर हम देखते ग्रेट एल्डर अब तक में ये सारी चीजों को पूरी तरह समझ चुके होते हैं कि ये सब एनिमी की एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी, जिसके थ्रू उन्होंने सबको डाइवर्ट कर दिया। जिसके बाद वो यहाँ पे कहते हैं कि अब जो होना था वो हो गया, अफसोस करने से कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अब हम लोगों में ये जिम्मेदारी आती है कि चाहे जो भी हो जाए, हमें अपने डेजोलेट बॉर्डर को हर हाल में प्रोटेक्ट करना ही होगा। जिस पर इमॉर्टल एकेडमी का वो एल्डर उनसे कहता है कि लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हो सकता है ये भी एनिमी की एक और चाल हो, जिसमें वो चाहते हो कि हम सिर्फ एक ही जगह पर फोकस करें और वो लोग दूसरी जगह से हम पर हमला कर दे। अब ये बात सुनकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हमें एक नहीं बल्कि दोनों जगह को प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद ग्रेट एल्डर 10 रियलम डायग्राम और उस एंसेस्ट्रल ड्रैगन हॉर्न को सेक्रेड एकेडमी के एल्डर को दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग वहां पर जाओ और उस जगह को प्रोटेक्ट करो, और रही बात इस जगह की तो इसे मैं और हमारे यंग जीनियस प्रोटेक्ट करेगी। अब ये बात सुनकर वो एल्डर उन दोनों ट्रेजर्स को लेकर बाकी लोगों के साथ वहां से चले जाते हैं, जहां पर अब हम देखते हैं कि शीहाओ ग्रेट एल्डर से पूछता है कि क्या मैं भी उनके साथ में जाकर उस बैटल में हिस्सा ले सकता हूं, क्योंकि शीहाओ को अपने लोगों की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। जहां पर ग्रेट एल्डर उससे कहते हैं कि मैं जानता हूं कि अभी इस वक्त तुम्हारे मन क्या चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे अभी के लिए तुम वहां नहीं जा सकते, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी जरूरत वहां से ज्यादा यहाँ पर है, इसलिए तुम्हें यहीं पर मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर वापस आ जाएं, इसीलिए यहाँ पर भी किसी को होना चाहिए इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी बीच मोटा लड़का भी आगे बढ़कर ग्रेट एल्डर से पूछता है कि क्या हम लोग बस यहीं चुपचाप डिफेंस में खड़े रहेंगे, जिस पर ग्रेट एल्डर बताते हैं कि नहीं, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जिन्हें हमें निपटाना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो पोर्टल दोबारा से ओपन होता है और उसके अंदर से कुछ स्पिरिट बाहर आती है और उन लोगों को देखकर कहती है कि हमारा तो शुरू से यही इरादा था कि हम लोग यहीं पर छुप कर रहेंगे और तुम लोगों के जाते ही दोबारा से अटैक कर देंगे, मगर सोचा नहीं था कि तुम लोग हमसे भी ज्यादा चालाक निकल जाओगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर एक जाइंट सा पाम अटैक सीधा नकी तरफ में कर देते हैं, जिससे सभी स्पिरिट वहीं पे खत्म हो जाते हैं। मगर तभी जिस पोर्टल से ये स्पिरिट आए थे, ग्रेट एल्डर उसके अंदर में एक फ्लैग को देखते हैं जो कि सोल समनिंग स्क्रिप्चर होता है। अब इसे देखकर ग्रेट एल्डर सोचते हैं कि क्या ये लोग किसी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि इन फॉरेन रियलम के डीमंस का एक्चुअल इंटेंशन किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या सुप्रीम बीइंग को रिवाइव करना नहीं है, बल्कि ये लोग किसी बहुत ही पावरफुल और बाउंडलेस बीइंग को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि शीहाओ बिना टाइम जाया किए तुरंत ही गॉडेस लियू की ट्री वाइन्स की मदद से स्पेस में वो जो क्रैक्स था उसे और बड़ा कर देता है, ताकि ये लोग देख सके कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। जहां पर हमें दिखाया जाता है कि फॉरेन रियलम के जो सुप्रीम एल्डर्स थे वो लोग यहाँ पर एक रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे, और फिर इसी दौरान ये लोग अपने रियलम के एंसेस्टर लुओमू के स्पिरिट को वहां पर समन करते हैं, जो कि आई बोल जैसी दिख रही थी। जिसके बाद हमें उसके अंदर लुओमू की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती है, जहां पर हमें बताया जाता है कि ये पर्सन फॉरेन रियलम से है, जो कि टॉप इमॉर्टल किंग लेवल का एक्सपर्ट रह चुका है, और यहाँ पर उसकी सोल का सिर्फ एक छोटा सा फ्रेगमेंट ही इस आई बोल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही ग्रेट एल्डर लुओमू का नाम सुनते हैं तो वो बताने लगते हैं कि ये वही पर्सन है फॉरेन रियलम का, जो कि अपने प्राइम फॉर्म में वहां का एंसेस्टर भी रह चुका है, जिसने एंशिएंट बैटलफील्ड में अनकाउंटेबल मैसेकर मचाई थी। इसीलिए अगर ये लोग इसके रिमेनिंग सोल को जगाने की कोशिश कर रहे हैं तो यकीनन इसके पीछे इनका जो पर्पस है वो बहुत ही बड़ा और खतरनाक होगा। इसलिए जब तक हमें इनके ट्रू इंटेंशन क्लियर नहीं हो जाते, तब तक बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन लेना बहुत रिस्की हो सकता है, खासकर इसलिए भी क्योंकि बॉर्डर पर अभी तक हमारी डिफेंसिव टीम नहीं पहुंची है। जहां पर अब वो सुप्रीम एल्डर अपने रियलम के एंसेस्टर लुओमू से कहता है कि हम इस रियलम को एनाहिलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें आपसे ये जानना है कि उस वक्त आपको किसने मारा था और वो पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल था। जिस पर उसका एंसेस्टर बताता है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ था वो इस एंशिएंट रियलम के बैटलफील्ड वाले एरिया में पूरी तरह सील्ड है, लेकिन अनलन और सूटुओ ने अब तक उस सील को काफी ज्यादा वीक कर दिया होगा, जिसकी वजह से वो अब बहुत अनस्टेबल हो चुकी होगी। वो जिसके बाद वो उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर वो लोग वहां पर जाकर उस सील को पूरी तरह ओपन कर दे तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जिस पर वो एल्डर कहता है कि हमने कई बार उस सील को तोड़ने की कोशिश की थी, मगर हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए, इसीलिए एंसेस्टर क्या आप हमारे लिए उस इमॉर्टल एंशिएंट रेलिक को ओपन कर सकते हैं। अब इस बात पर एंसेस्टर लुओमू थोड़े इरिटेटेड टोन में बोलती है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है, मैं सिर्फ एक रेमिनेंट सोल है, इसीलिए अगर मैं इसमें डायरेक्ट इंटरवीन करता हूं तो या तो मैं बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाएगा, या फिर वो पूछता है कि कहीं उनका कोई और हिडन मोटिव तो नहीं है उसे यहाँ पे बुलाने का। अब ये बोलकर वो एंसेस्टर अपनी रेमिनेंट सोल से ही इतना टेरिफाइंग ऑरा रिलीज करते हैं जिससे वो एल्डर भी डर जाता है और जल्दी से क्लैरिफाई करता है कि नहीं नहीं, हमारा कोई और मोटिव नहीं, हम बस आपके जरिए अपने रियलम को और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं। जिसके कुछ देर बाद वो एंसेस्टर बताता है कि इस रियलम के अंदर एम्पर पाथ पर चलने की चाबी मौजूद है, जहां पर अब हमें इसी एंसेस्टर की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती है, वो भी इमॉर्टल एंशिएंट एरा का, जहां पर वो आगे बताते हैं कि अगर हम लोग एक बार इस चाबी को हासिल कर ले तो हमारी रियलम सिर्फ रियलम्स को नहीं बल्कि पूरे हेवंस तक को पूरी तरह डोमिनेट कर सकती है। लेकिन तुम लोगों ने लालच के चक्कर में मुझे सैक्रिफाइस बना दिया और मैं ये भी जानता हूं कि इन सब का मास्टरमाइंड अनलन और यूटुओ है। अब ये बोलकर वो एंसेस्टर अपनी बची कुची पावर्स से उस इमॉर्टल एंशिएंट रेलिक को, जो कि इस वर्ल्ड की सील है, उसे कमजोर करने लगता है
अब ये देखकर शिहाओ कहता है कि क्या एक मरा हुआ पर्सन ऐसा काम कर सकता है, जिस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि एक ट्रू पावरफुल एक्सपर्ट अगर मर भी जाए तब भी उसका बैटल ब्लड, फाइटिंग स्पिरिट, ओरा और विल पावर कभी भी खत्म नहीं होती। इसी बीच हम देखते हैं कि ये जो एंसेस्टर था ये अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस सील को तोड़ने की कोशिश करते हैं और इसी बीच वो उस पोर्टल को भी बंद कर देते हैं ताकि ये लोग उस रियलम के अंदर ना झांक सके। लेकिन शिहाओ इससे पहले ही अपनी गोल्डन वाइन्स की एक लीफ को उस रियलम के अंदर भेज दिया था, जिसकी वजह से इधर शिहाओ को उनकी सारी बातें सुनाई दे रही थी, जिसके बाद इन्हें पता चल चुका था कि ये लोग उसी ट्रेजर बॉक्स को लेने के लिए इस एंशिएंट रियलम के डीप में जाने वाले हैं। इसी दौरान ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं कि क्या एंशिएंट रियलम में कोई ट्रेजर पड़ा हुआ है जिसे ये फॉरेन रेस के डीमंस हासिल करना चाहते हैं। और अब मुझे समझ आ गया कि आखिर इन लोगों ने बॉर्डर पर हमला क्यों किया था, क्योंकि इनकी प्लानिंग ही यही थी कि ये हमें डाइवर्ट करके इजिली एंशिएंट रियलम के अंदर एंटर हो सके और उस ट्रेजर को हासिल कर सके। इधर दूसरी तरफ ये डीमंस इस रियलम बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ने लगे। तो अब ये देखकर मोटा लड़का कहता है कि आखिर अब हम इन्हें रोकें तो रोकें कैसे। मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि इस रियलम का ये बैरियर अभी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, जिसके चलते जैसे ही वो सुप्रीम एल्डर अंदर जाने की कोशिश करता है तो वहां का जो लॉज, मतलब इस रियलम का लॉज है, वो जंजीरों की मदद से उस एल्डर को पकड़ लेती है। इसी दौरान ग्रेट एल्डर अपने उसी इमोर्टल फ्लैग से उस पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने जिस मेथड का यूज करके कल्टीवेशन किया है और ग्रेट डाउ को कॉम्प्रिहेंड किया है, ये सब हमारे रियलम से बिलोंग नहीं करता, तो फिर आखिर ये रियलम बैरियर तुम्हें अपना कैसे मान सकती है। इधर दूसरी तरफ ये डीमन एल्डर ग्रेट एल्डर के अटैक को रोकने के लिए उसी इमोर्टल रिफाइनिंग पोर्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो हे जीमिंग से कहता है कि तुम ये फर्नेस लेकर किसी भी तरह से एंशिएंट रियलम के अंदर जाने की कोशिश करो। अब ये बोलकर वो एल्डर उस फर्नेस को सीधा एंशिएंट रियलम के रेलिक पर दे मारता है, जिससे उस रेलिक में क्रैक्स बनने लगते हैं, मगर तभी उसके अंदर से इमोर्टल ब्लड बाहर निकल आता है। अब ये देखकर दूसरा सुप्रीम एल्डर अपना फर्नेस निकालकर उस इमोर्टल ब्लड को कलेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये ब्लड इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसका फर्नेस वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो एल्डर भी एक ही झटके में मारा जाता है और इसके साथ ही काफी सारे लोग भी मारे जाते हैं। जहां पर अब हे जीमिंग अपनी पावर का यूज करके बाकी सभी लोगों की जान बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये जो एंशिएंट इमोर्टल ब्लड था वो सभी को जान से मार रहा था। इसी दौरान मोटा लड़का ग्रेट एल्डर से कहने लगता है कि क्यों ना हम भी इस एंशिएंट रियलम के अंदर जाए ताकि हमें भी उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मिल जाए। उसी बीच शिहाओ भी ग्रेट एल्डर के सामने अपनी एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड को लेकर आ जाता है, जहां पर वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब हम इसके अंदर जाएंगे तो वहां पे कुछ ऐसे लॉज हों जिसे कोई पावरफुल पर्सन अपनी स्ट्रेंथ से हैंडल न कर पाए, इसीलिए आप मेरी ये तलवार अपने पास में रख लो। जो सुनकर ग्रेट एल्डर उस तलवार को रख लेते हैं और एक बैरियर बनाकर सबको एंशिएंट रियलम के अंदर ले जाने लगते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो इमोर्टल ब्लड उनकी तरफ हमला करने के लिए आने लगा है, जो देखकर ग्रेट एल्डर बैटल फ्लैग को आगे कर देते हैं, जो यहाँ इमोर्टल ब्लड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए अपनी पावर को और ज्यादा एनहांस कर रहा था। जहां पर शिहाओ इस ब्लड को देखते हुए कहता है कि एंशिएंट रियलम के रेलिक पर सिर्फ एक छोटा सा क्रैक के बनने से ही इतना पावरफुल ब्लड बाहर आ रहा है। आखिर उस वक्त वहां पर कितने पावरफुल लोग मरे थे। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेदरवर्ल्ड का जो सुप्रीम एल्डर था वो इस फर्नेस की मदद से उस बैरियर को तोड़कर सबको अंदर लेकर चला जाता है। वहीं ग्रेट एल्डर के लगाए गए बैरियर की वजह से शिहाओ और बाकी सभी लोग भी उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। अब अंदर आते ही फॉरेन रियलम के डीमंस का सामना एक ब्लड फिनिक्स से हो जाता है और फिर इसी दौरान हमें फॉरेन रेस से मार्शल किंग नाम के एक वॉरियर को दिखाया जाता है और इसका पावर लेवल इस वक्त डाउ प्रोविंग रियलम पर है, जिसे सेल्फ सेवरिंग रियलम भी कहते हैं। जहां पर हम देखते हैं कि ये जो फिनिक्स बर्ड थी वो इस इमोर्टल ब्लड को कंट्रोल करते हुए सीधा इन पर अटैक कर देती है। तभी हे जीमिंग अपना रिफाइनिंग पोर्ट बाहर निकालता है और वहां पर मौजूद सारे ब्लड को एब्जॉर्ब करके रिफाइन करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर ये हमें इसी ब्लड से मारना चाहती है तो मैं भी इसी ब्लड से अपने फर्नेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। शुरुआत में उसे लगता है कि ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन तभी उसके होश उड़ जाते हैं जब वो नोटिस करता है कि यहाँ पर उसके आर्टिफैक्ट्स भी इस भारी प्रेशर की वजह से सप्रेस हो रहे हैं, जिसके कारण वो ब्लड को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। इसी दौरान वो फिनिक्स उड़ते हुए आती है और सारे ब्लड को पूरी तरह कंट्रोल करना शुरू कर देती है और तभी उस ब्लड के अंदर से दो एंशिएंट बीस्ट की क्लोन बाहर निकलती है, जिनमें से एक तो बर्ड की तरह ही दिख रही थी। उसी पल जैसे ही वो दूसरा बीस्ट आगे बढ़ता है तो यहाँ पर इतना पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है कि दो नेदरवर्ल्ड के कल्टीवेटर्स इस बैरियर से बाहर फेंक दिए जाते हैं और वो फिनिक्स उनकी जान ले लेती है, जिसके बाद कुछ एनर्जी आपस में मर्ज होकर ह्यूमन शेप ले लेती है और वो सीधा 9 हेवन और 10 अर्थ के सभी लोगों पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी हमारे ग्रेट एल्डर इमीडिएटली शिहाओ के उसी एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और एक जबरदस्त स्लैशिंग अटैक मार के उसे खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि ये ब्लड फिनिक्स किस वजह से उन लोगों पर हमला कर रही है ये तो समझ आ रहा है, लेकिन ये हम पर भी हमला क्यों कर रही है, क्या वो हमें नहीं पहचान पा रहे। इसी बीच फॉरेन रियलम के जो वॉरियर्स थे उनकी हालत और भी बदतर होने लगती है, मगर तभी बहुत सारे डिवाइन स्वॉर्ड और एक्स वेपन से उस ब्लड फिनिक्स पर अटैक हो जाता है, जिससे वो यहाँ पर काफी ज्यादा
इंजर्ड हो जाती है और इसी की वजह से वो दूसरा क्रोकोडाइल मॉन्स्टर भी खत्म हो जाता है। इधर वो फिनिक्स जो कि बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी, वो यहाँ से जाने लगी है, जिसे देखकर वो बंदा कहता है लगता है कि ये हेवन भी हमारे साथ है, इसीलिए चलो इसे ट्रैप करके इसे अपना बना लेते हैं। अब ये बोलकर जितने भी फॉरेन रियलम के कल्टीवेटर्स थे वो सभी उस ब्लड फिनिक्स बर्ड के पीछे भागते हैं, जो देकर अब ग्रेट एल्डर भी बिना वक्त जाया किए अपने सभी लोगों को लेकर उनके पीछे जाने लगते हैं, जहां पे वो कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, जो चीज हमारे रियलम की है वो हम नेदर वर्ल्ड के हाथ में नहीं लगने दे सकते। इसी दौरान हम दुगु यून को भी देख पाते हैं, जहां पर वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो यहाँ पर उसे अपनी गोल्डन ब्लड लाइन में कुछ डिफरेंट टाइप की 2 एनर्जी फ्लोट करती हुई नजर आती है, जहां पर अब नेदर वर्ल्ड का वो वॉरियर उस फिनिक्स बर्ड पर अपना एक स्लैशिंग अटैक करता है, लेकिन तब तक में वो बर्ड इमोर्टल ग्रेवयार्ड को क्रॉस करके काफी आगे निकल चुकी थी, जिसके चलते वहां पर बहुत से एंशिएंट पिलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर तभी इन लोगों को अपने सामने एक अलग जगह नजर आती है जो कि इमोर्टल ग्रेवयार्ड था, जहां पर इन्हें एंशिएंट इमोर्टल्स का ऑरा भी फील होती है। इसी दौरान ग्रेट एल्डर उन एनर्जी फ्रैगमेंट को हाथ में लेकर कहने लगते हैं कि भले ही ये एंशिएंट टाइम के इमोर्टल्स का एनर्जी फ्रैगमेंट है, लेकिन इसके अंदर डिवाइन पावर्स अब बिल्कुल भी नहीं बची है। जहां पर हम देखते हैं कि वो नेदर वर्ल्ड का मार्शल किंग अपने लोगों से कहता है कि अगर हम लोग इस इमोर्टल ग्रेवयार्ड का सारा ट्रेजर्स हासिल कर लें तो इससे हम अपने मरे हुए उन 10 किंग्स की भरपाई कर सकते हैं। जिस पर हेजिमिंग आगे आते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर हम किस जगह पर है? जब हमारे एंसेस्टर्स भी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाए और उनकी भी लाशें यहीं पर दफन हो गई, तो आखिर हम क्या चीज है? अब ये बोलकर वो अपना वही फर्नेस बाहर निकालता है जो कि इन लोगों को एक शील्ड में कवर करके यहाँ से आगे ले जाने लगा, जहां पर हम शिहाओ को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रहा था कि क्या यही है एंशिएंट इमोर्टल बैटलफील्ड। इसी बीच हम लोग दुगु यून को देखते हैं जो कि जैसे जैसे इस जगह के और भी डीप में जा रहा था, वैसे वैसे उसके क्लैन की गोल्डन ब्लड लाइन और भी तेजी से रिएक्ट कर रही थी, जिसके कुछ देर बाद इन लोगों को इमोर्टल एंशिएंट वॉर से रिलेटेड कुछ मेमोरीज, रिलिक्स और जंग के निशान नजर आते हैं, जहां पर ये लोग कुछ अटैक्स और बड़े बड़े हाथों से कॉस्मोसिस को भी कोलैप्स होते हुए देखते हैं। जिसके बाद हमें हेजिमिंग और उसके सभी साथियों को दिखाया जाता है, जहां पर इन्हें एक जगह पर केओस ब्लड मिल जाता है, जो देखकर मार्शल किंग कहता है कि ये केओस ब्लड रेनबो ट्रू ब्लड के जितना ही एक्सट्रीम लेवल पर पावरफुल है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे एंसेस्टर ने इसी ब्लड लाइन वाले किसी मॉन्स्टर का सामना किया था? जिस पर हेजिमिंग कहता है कि ये ब्लड प्योर नहीं है, अगर ये प्योर होता तो हमारे एंसेस्टर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसी दौरान यहाँ पर शिहाओ और बाकी लोग भी आ जाते हैं, जहां पर दुगु यून की बॉडी से ब्लैक और गोल्डन एनर्जी निकल रही थी। तभी यहाँ पर दुगु यून आगे आते हुए कहता है कि यहाँ पर मुझे मेरे लोगों का ब्लड ऑरा फील हो रहा है। इसी बीच जैसे ही वो सामने मौजूद उस स्टोन टैबलेट के करीब जाता है तो वो भी सेम ऑरा रिवील करने लगता है, जहां पर वो मोटा लड़का उसके पास जाकर कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे एंसेस्टर ने ही नेदरवर्ल्ड के उस एंसेस्टर को मारा था? अब ये बात सुनकर दुगु यून इस स्टोन टैबलेट को छूता है और अपने गार्डियन क्लैन की एक डिवाइन एबिलिटी का यूज करता है, जिसका नाम था गोल्डन ब्लड रेजोनेंस, जिससे उसका जो प्राइमोडियल स्पिरिट था वो बाहर निकल आता है, जिसकी मदद से उसे पास्ट की सारी मेमोरीज दिखाई देने लगती है, जहां वो देखता है कि लुओ मू को उसके एंसेस्टर ने नहीं मारा था, बल्कि उसे तो किसी और ने ही मार दिया था, इवन कि उसके क्लैन के लोगों को भी उसी मिस्टीरियस पर्सन ने मार दिया था। अब ये जानकार दुगु यून कहता है कि ये जो भी है वो इस दुनिया का नहीं है। अब दुगु यून ये सारी बातें सबको बता देता है। तभी नेदर वर्ल्ड का वही मार्शल किंग आगे आकर दुगु यून से कहता है कि अब जब तुम्हें पता चल गया है कि हमारे एंसेस्टर तुम्हारे एंसेस्टर के दुश्मन नहीं थे, बल्कि तुम्हारे पूर्वज हमारी तरफ से लड़ रहे थे, तो क्यों ना तुम भी हमारी साइड ले लो और तुम्हारे पीछे जो लोग खड़े हैं इन सबको कुचल डालो। अब इस बात पर दुगु यून को गुस्सा आता है और वो उस वॉरियर से कहता है आखिर तुमने हम लोगों को समझ क्या रखा है? हमारे एंसेस्टर कभी तुम्हारे लिए या तुम्हारे एंसेस्टर के लिए नहीं लड़े थे, और रही बात मेरी कि मुझे क्या करना है और किसके लिए करना है, तो ये फैसला मैं खुद करूंगा। अब ये सुनकर नेदर वर्ल्ड का वो मार्शल किंग भड़क जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उससे कहता है कि अच्छा, तो अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम हमें अपनी अकड़ दिखाओगे? एक टाइम पहले जिनके एंसेस्टर्स हमसे मदद मांगने आए थे, आज उन्हीं का डिसेंडेंट हमें अकड़ दिखा रहा है। अब ये सुनकर शिहाओ दुगु यून के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करके उसके ओरा को काउंटर करता है, जिससे यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है। मगर तभी इसकी वजह से वहां पर मौजूद एक और स्टोन टैबलेट एक्टिवेट हो जाती है, जो कि सीधा शिहाओ को अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज दिखाने लगती है, जहां पर शिहाओ एक मिस्टीरियस सी लड़की को देखता है जो उस वक्त एंशिएंट बैटलफील्ड में फाइट कर रही थी। उस मेमोरी में वो लेडी लड़ते हुए खुद से कहती है कि लगता है यहाँ पर सैक्रिफाइस के लिए मुझे ही चुना गया है और अब तो मैं घर भी वापस नहीं जा सकती, इसलिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी और खुद को सैक्रिफाइस करके इस बैटल को भी खत्म कर दूंगी। मगर क्या सच में किसी की जान की कुर्बानी देकर इसे खत्म किया जा सकता है? भले ही मैं ऐसा कर सकूं, लेकिन इससे भी असली दुश्मन को ज्यादा कुछ नहीं होगा और ऊपर से अब तो एक ग्रेट कैलेमिटी भी आने वाली है। आखिर हम लोग ये कब
तक सहेंगे? क्या कोई है जो सारी मुश्किलों को पार करके यहाँ तक आ सका है, जिसके आने से रीइंकार्नेशन साइकिल भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी? इसी दौरान यहाँ पर पानी की तेज लहरें शीहाओ को अपने अंदर समा लेती है, जहाँ पर शीहाओ अपने मन सोचता है कि आखिर पास्ट में हुआ क्या था और ये लेडी कौन थी। अब ये सब सोचकर शीहाओ वापस से रियलिटी में आ जाता है। तभी यहाँ पर शीहाओ को डिवाइन जिथर की म्यूजिक सुनाई देती है और इसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।